Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel, English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic, The Inchcape Rock, Part 3, Figures of Speech and Poetic Appreciation. इस वीडियो में हम कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं इस पोएम में ये देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी. ये एग्जाम्पल है रेपिटिशन का. नो स्टर रिपीट हो रहा है. द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी. यहाँ एलिट्रेशन यूज़ किया गया है बिकॉज श साउंड इज रिपीटेड. शिप, शी. एट द सेम टाइम ये पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि स्टिल रहना ये एक इंसान का कैरेक्टरिस्टिक है एंड ये कैरेक्टरिस्टिक शिप को दिया गया है. नाउ देयर इज़ अ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस लाइन. कई लोगों को लगता है कि ये लाइन सिमिली है क्योंकि यहाँ एज स्टिल एज यूज़ किया गया है. आई हैव ऑलरेडी क्लियर दिस इन ब्रेनस्टॉर्मिंग वीडियो. रिमेंबर, सिमिली में कंपैरिजन होता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. यहाँ सिर्फ एक चीज़ है और वो है शिप. अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, द शिप वॉज एज स्टिल एज अ स्टैचू, तो ये सिमिली हो सकता था क्योंकि दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन है, शिप में और स्टैचू में. बट दैट इज़ नॉट द केस हियर. दिस इज़ नॉट एट ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन. अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. किसी चीज़ को रिसीव करना इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन. यहाँ सेल को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो इंसान है. विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक. अगेन एलिट्रेशन. द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड. साइन, साउंड, एस साउंड इज रिपीटेड. द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक. इमेजरी. हम जैसे ही ये सेंटेंस पढ़ते हैं हमारे सामने एक इमेज क्रिएट होती है कि एक इंचकेप रॉक है और उसके ऊपर वेव्स बह रहे हैं. सो इमेजरी. सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल. Repetition, because so little is repeated. Then again it is an example of antithesis. Rose, past tense of rise, मतलब उठना. Fell, गिरना. Two opposite words are used. The abbot of Aberbrothok. Alliteration, as sound is repeated. Abbot, Aberbrothok. On a buoy in the storm it floated and swung. Inversion. Here to create poetic effect, the correct order of the sentence is inverted. Actual correct order क्या होना चाहिए था? It floated and swung on a buoy in the storm. बट कुछ पोइटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए या राइमिंग वर्ड्स मैच करने के लिए थोड़ा सा ऑर्डर को इन्वर्ट किया गया, इधर उधर किया गया है. When the rock was hid by the surge swell. Alliteration, repetition of S sound, surge, swell. It is also personification. जिस तरह से इंसान छुपता है उसी तरह से यहाँ ऐसे बताया जा रहा है जैसे रॉक छुप गया था सर्ज स्वेल से. सो पर्सोनिफिकेशन. द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे. अगेन इमेजरी, एक पिक्चर हमारे सामने क्रिएट किया जा रहा है. द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड. एलिट्रेशन, सी स्क्रीम्ड. Sir Ralph the Rover walked his deck. यहाँ alliteration है because repetition of R sound. He felt the cheering power of spring. Here personification is used. Cheering power जो होता है जोश दिलाना किसी को, ये इंसान का कैरेक्टरिस्टिक है. बट here ये कैरेक्टरिस्टिक पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक स्प्रिंग को दिया गया है and therefore it is personification. It made him whistle, it made him sing. It made him is repeated, therefore repetition. And I'll plague the abbot of Aberbrothok. Again alliteration, as sound is repeated, abbot, Aberbrothok. The boat is lowered, the boatmen row. This is again alliteration, b sound is repeated. Remember, boat and boatman are two different words, so it is not repetition. Down sunk the bell with a gurgling sound. Onomatopoeia. गर्गलिंग जो है ये हमें किसी आवाज़ का सेंस देता है, पानी में डूबने की आवाज़, इसीलिए ओनोमेटोपिया. इट इज़ ऑल्सो
inversion. Inversion is also used. The order of the sentence is inverted or changed. Actual order होना चाहिए था the bell sunk down with a gurgling sound, but थोड़ा सा change किया गया and therefore inversion. The bubbles rose and burst around. Alliteration. The B sound is repeated. He scoured the seas for many a day. Alliteration. Repetition of S sound. He steers his course for Scotland's shore. Alliteration again. S sound is repeated. Steers Scotland. The wind hath blown a gale all day. At evening it hath died away. मरना, died away, ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का. बट हियर पोएट इज सेइंग विंड डाइड अवे, मतलब विंड को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है एंड देयरफॉर पर्सोनिफिकेशन. ऑन द डेक द रोवर टेक्स स्टैंड. इन्वर्जन. द ऑर्डर इज चेंज्ड. सो डार्क इट इज द सी नो लैंड. अगेन इन्वर्जन बिकॉज द ऑर्डर इज चेंज्ड टू ब्रिंग पोएटिक इफेक्ट. कांस्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर. इंटरोगेशन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है. For me thinks we should be near the shore. Alliteration. Shore sound is repeated. Now where we are I cannot tell. Again alliteration. W sound is repeated. They hear no sound, the swell is strong. Alliteration. S sound is repeated. Sound, swell, strong. Though the wind hath fallen, they drift along. Alliteration. The sound is repeated. Though, the, the. Till the vessel strikes with a shivering shock. Alliteration is used. Repetition of sh sound. Shivering, shock. यहाँ एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया एंड दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. नाउ व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? व्हेन एन एपिथेट का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव. सो जब व्हेन एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वर्ड टू सम अदर वर्ड, देन दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. इस एग्जाम्पल में समझते हैं. यहाँ पर एपिथेट या डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है? शिवरिंग. शिवरिंग का मतलब होता है कांपना. अब इस लाइन को पढ़े तो हमारी समझ में आएगा कि एक्चुअली शिवर कौन कर रहा था, कांप कौन रहा था? शिप, वेसल. वेसल कांप रही है, वेसल शिवर कर रही है, बट पोएट ने वो शिवरिंग वेसल के लिए यूज़ ना करते हुए उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके कहाँ लिखा है? शॉक के आगे. एक्चुअली शॉक जो है वो शिवर नहीं कर रहा है, बट जस्ट फॉर द पोएटिक इफेक्ट ये शिवरिंग शिप के आगे ना लगाते हुए शॉक के आगे लगाया है. एपिथेट को ट्रांसफ़र किया गया है ओरिजिनल वर्ड वेसल से निकाल कर शॉक पर ट्रांसफ़र किया गया एंड देयरफॉर दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंचकेप रॉक. अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड. जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, जो कि वहाँ पर है ही नहीं, जो एब्सेंट है, तो वो होता है अपोस्ट्रोफी. यहाँ पर क्राइस्ट प्रेजेंट नहीं है बट येट ही सेइंग ओ क्राइस्ट, जैसे कि क्राइस्ट सामने है, सो इट इज़ अपोस्ट्रोफी. बट इवन इन हिज डाइंग फियर. अगेन ट्रांसफर्ड एपिथेट. यहाँ पर एपिथेट या डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? डाइंग. अब अगर इस लाइन को देखें तो हमको ऐसा लग रहा है कौन मर रहा है? फियर मर रहा है, डर मर रहा है, बट एक्चुअली मर रहा कौन है? रोवर. सो अगेन द एपिथेट डाइंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वर्ड रोवर टू फियर. वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर. इन्वर्जन. द order sentence order is inverted. The devil below was ringing his knell. In this line metaphor is used because there is indirect comparison between the inchcape bell and the bell that is rung in a funeral. वो बेल जो अंतिम संस्कार में बजाई जाती है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है उस इंचकेप बेल के साथ. और ये कंपैरिजन कैसा है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. अब इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्या होता है, मेटाफर क्या होता है? If you want to understand in detail, you can watch my video on figures of speech. There I have explained metaphor in detail. The link for the video will be given in the description box. So here we finished figures of speech. अब इस पोएम में ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच एलिट्रेशन यूज़ किया गया है और इन्वर्जन. बट यू शुड नो ईच एंड एवरी लाइन कौन सी लाइन में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, बिकॉज क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं आता है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया है. दे कैन ऑल्सो आस्क यू पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट फ्रॉम द गिवन स्टैंजा. सो यू शुड नो हर लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है.
Let's move on to poetic appreciation of the Inchcape Rock. I have given the poetic appreciation of Inchcape Rock in 7 subheadings. अब ये पोइटिक अप्रिशिएशन कैसे लिखना है, हर सब हेडिंग में कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करना है, क्या नहीं लिखना है. आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो हाउ टू राइट पोइटिक अप्रिशिएशन ऑफ एनी पोएम वेयर आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल. इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यू कैन वॉच इट. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट द टाइटल, पोएम एंड द पोएट. सो टाइटल जो द इंचकेप रॉक है. नाउ कहाँ से आता है ये टाइटल? इंचकेप रॉक एक सैंडस्टोन रीफ है जो कि 18 किलोमीटर एंगल्स के ईस्ट कोस्ट से दूरी पर है और ये बेस्ड है एक स्टोरी पर जहाँ पर एक पायरेट इंचकेप रॉक पर टंगी हुई बेल को काट देता है. पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट साउथी जो कि इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट भी रह चुके हैं एंड इज़ अ फेमस पोइट बिलोंगिंग टू रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री. देन उसके बाद थीम के बारे में लिखना है. अब इस पोएम की थीम क्या है? पोएम की थीम यह है कि अगर आप बुरे काम करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा. एबट ऑफ एबरब्रथॉक ने जो बेल टंगाई थी इंचकेप रॉक पे ताकि सेलर्स की जान बच सके, उस बेल को रॉबर ने कट कर दिया था और लास्ट में हम देखते हैं कि रोवर को अपने इस गलत काम के लिए पनिशमेंट मिलती है. उसकी शिप उस इंचकेप रॉक से टकरा जाती है और इस थीम को बड़े ही अच्छे से हैंडल किया गया है और पोएटिक जस्टिस भी की गई है. पोएटिक जस्टिस का मतलब होता है कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो लास्ट में कहानी के आखिरी में उसे उसकी सज़ा मिलती है. दैट इज़ पोएटिक जस्टिस. देन राइट अबाउट पोएटिक स्टाइल. पोएट का स्टाइल क्या है, पोएट ने कैसे लिखा है. अब ये पोएम जो है वो एक बैलेड है एंड डायडेक्टिक इन नेचर. डायडेक्टिक इन नेचर का मतलब होता है कि ये पोएम हमें कुछ सिखाती है, हमें कुछ बताती है. पोएम में 17 स्टांजाज है, हर स्टांजा में 4 लाइन्स है. राइम स्कीम लिखी जा सकती है इस पोएटिक स्टाइल में. राइम स्कीम AABB है और पोएम जो है वो नैरेटिव टोन में है, जिस एक तरह से कहानी जिस तरह बताई जाती है उस टोन में पोएम है. Then write down about language and poetic devices. The language of the poem is simple and easy. बहुत ही सिंपल से वर्ड्स यूज़ किए गए. कुछ वर्ड्स आर्केक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि ओल्डन डेज में यूज़ किए जाते थे. अब ये यूज़ इसलिए किए गए हैं ताकि एक फील आए पुराने ज़माने की. Then there are number of figures of speech. कुछ विजुअल इमेजेस हमारे सामने पेश करते हैं. देन एलिट्रेशन एंड रेपिटिशन भी ऐड किए गए हैं ताकि एक म्यूज़िकल इफेक्ट आए, साउंड्स. इट ऑल्सो हैज़ द पोएम एग्जिबिट्स पर्टिकुलर रिदम. एक खास रिदम भी हम देखते हैं पोएम में और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुपर नेचुरल एलिमेंट डाला गया है. पोएम के लास्ट में जब शिप टकराती है, रोवर नीचे जाता है तो उसे बेल की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो थोड़ा बहुत सुपर नेचुरल एलिमेंट है. इस पोएम की ख़ास बात अगर हमें कुछ पोएम में ख़ास बात दिखती है तो वो हमें लिखना है स्पेशल फीचर्स में. अब इस पोएम में स्पेशल फीचर क्या है? एक तो यूज़ ऑफ आर्केक वर्ड्स. पुराने वर्ड्स, जो आर्केक वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो आज हम यूज़ नहीं करते बट ओल्डन टाइम्स में यूज़ किए जाते थे. एग्जाम्पल कोथ, ब्लेस्ड, कांस्ट, हैथ. ये वर्ड्स हम अभी यूज़ नहीं करते हैं. अब ये वर्ड्स का यूज़ करने का मकसद ये है ताकि हमें उस टाइम की फीलिंग आई. ये कहानी जो है वो 18th सेंचुरी की है, तो 18th सेंचुरी के ही कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए जस्ट टू गिव द फील. यहाँ पर एक स्पेशल फीचर इसका है कि इल्यूजन का यूज़ किया गया है. अब इल्यूजन का क्या मतलब होता है कि किसी वर्ड में से एक लेटर को हटा देना और उस लेटर की जगह अपोस्ट्रोफी यूज़ करना. सो दैट इज़ द स्पेशल फीचर. देन मैसेज. अब पोएम हमें मैसेज क्या देती है? पोएम टीचर्स इज दैट पीपल विथ इविल इंटेंशंस ऑलवेज गेट पनिश्ड. जो लोगों की नीयत अच्छी नहीं होती है उन्हें सज़ा मिलती है. और जो प्रोवर्ब्स है जैसे एज यू सो शैल यू रिप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हमें यहाँ पर दिखती है कि ये प्रोवर्ब कितनी सही है. अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद उसमें गिरोगे. और पोएम हमें ये भी बताती है कि हमें बुरे कामों से दूर रहना चाहिए. रिफ्रेन फ्रॉम द इविल डीड्स.
देन लास्ट में हमें अपनी ओपिनियन देना है, 1-2 सेंटेंस में अपनी ओपिनियन देना है कि हमें ये पोएम क्यों अच्छी लगी। ये पोएम इसलिए अच्छी है कि कहीं ना कहीं ये पोएम बताती है अच्छाई की जीत बुराई पर, और एट द सेम टाइम हमें ये भी सिखाती है कि हमें किसी के अच्छे किए हुए काम के लिए हमें उसका एहसानमंद रहना चाहिए, उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। हैबिट ऑफ एबेरब्रथॉक ने एक अच्छा काम किया था, तो उस काम के लिए ग्रेटफुल रहने के बजाय रॉबर ने जाकर उस बेल को कट कर दिया था, जिसकी सज़ा उसे मिली। एंड आई रियली एन्जॉयड रीडिंग द नैरेटिव पोएम। सो दिस इज़ पोइटिक appreciation of the Inchcape Rock. If you have any questions, any doubt, comment in the comment section. I'll try to clear your doubts. Keep watching. Thank you.